हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 में यूपी जुडिशरी के अंदर नो न्यू माइनर एक्ट इंक्लूड किए गए थे जीएस पेपर के अंदर। तो उन्हीं में दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 भी एक था। तो चाहे यूपी हो चाहे किसी भी अदर स्टेट की जुडिशरी हो, उन सभी में ये छोटे छोटे जो माइनर लॉज होते हैं मेजर के साथ ये भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इस दहेज प्रतिशत अधिनियम जो है ये हमारा प्रिपेयर किया गया था 1961 में। तो क्या 1961 से पहले दहेज लेने या देने से संबंधित कोई भी भयानक बीमारी हमारी सोसाइटी के अंतर्गत नहीं थी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल थी। बट उस समय लोग अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से वधू या वर पक्ष को दान देते थे, गिफ्ट देते थे। वहाँ पर ऐसे जिसकी जितनी सामर्थ्य होती थी व्यक्ति उतना ही देता था। उसके ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप दो। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें सोसाइटी में बढ़ने लगी, ये एक पैसन बन गया लोगों का और इसको एक प्रथा बना दिया। अब किसी की सामर्थ्य या शक्ति हो इतना देने की ना हो देने की हो, उसको भी देना पड़ता। जब इस प्रकार की प्रथा, इस प्रकार के जो गिफ्ट हैं, ये लोगों के लिए एक विकराल समस्या बन गई, हमारी सोसाइटी के लिए एक अभिशाप बन गई। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, देखिए ख़त्म तो होना नहीं है, ठीक है, ख़त्म तो अधिनियम बन के भी नहीं हुआ, क्लियर बात है, ठीक है। बट क्या है कि उसकी जो जघन्यता थी वो कम हो जाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया कि भाई अगर आप ऐसा करोगी, आपकी सामर्थ्य तो दो, अदरवाइज आप जिसकी सामर्थ्य नहीं आप उससे नहीं मांग सकते। अगर मांगोगे या आप उसको दोगे तो क्या होगा, वो अपराध की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तो 1961 से पहले चीज़ें थी बिल्कुल, बट वहाँ उस रूप में नहीं थी। जैसे धीरे धीरे हमारे समाज के लिए अभिशाप बनती गई, तब उसको रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। इसलिए अधिनियम 1961 में लाया गया। यह 1961 का एक्ट नंबर जो है 28 है। ये अधिनियमित कब हुआ, इनेक्टेड कब हुआ? तो 20 मई 1961 को इसको राष्ट्रपति की परमिशन मिल गई और 1 जुलाई 1961 को यह भारत में लागू हो गया। बट क्या संपूर्ण भारत में लागू होगा? जी नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एक्ट आपने पढ़ा होगा उसमें देखते होंगे कि संपूर्ण भारत में लागू है शिवा जम्मू एंड कश्मीर के। बट अब ये चीज़ें नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो भी लॉज होंगे वो सब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। तो यह हमारा दहेज प्रतिशत अधिनियम भी 31 अक्टूबर 2019 से भारत के अंतर्गत यानी कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लागू होगा। बट इसमें एक चीज़ और आपकी नॉलेज के लिए इंक्लूड कर दी गई है कि पांडिचेरी में भी 1968 से लागू हुआ था, 1961 से लागू नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम में संशोधन कितने हुए हैं? तो 2 बार इसमें संशोधन किए गए हैं आपके। एक तो 1984 का संशोधन हुआ और एक 1986 का। 2 संशोधन इस छोटे से अधिनियम में कर दिए गए हैं जिसमें कि टोटल सेक्शंस हैं 10। ज़्यादा धाराएं नहीं है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक्ट है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या रखा गया है भाई, हम इस अधिनियम को क्यों बना रहे हैं? तो इस अधिनियम को बनाया गया कि अगर कोई दहेज लेगा या देगा, भाई लेना ही अपराध नहीं है, लेने वाला भी और देने वाला भी, दोनों को यहाँ पनिशेबल किया जाएगा। इसको प्रतिषिद्ध करने के लिए, रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्टर, ठीक, किसका? दहेज प्रतिषेध अधिनियम का। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देख लेते हैं इसके सेक्शन वाले एरिया को। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का जो सेक्शन फर्स्ट है वो बात करता है इसके नेम की। तो नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत पर लागू हुआ और जम्मू कश्मीर में भी 2019 से ये लागू कर दिया गया है। देखिए जब ये है राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिली तो उस समय क्या किया गया कि जब इसको लागू तो किया नहीं गया था उस वक्त, ठीक है, उसमें यह चीज़ें इंक्लूड कर दी कि जब केंद्र सरकार जो गजट है उसमें नोटिफाइड करेगी उस डेट से होगा। तो नोटिफाइड डेट कौन सी थी इसमें? 1 जुलाई 1961 से आपका लागू हो गया, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 2 की, जहाँ पर दी हुई है दहेज की परिभाषा, ठीक है, जो सबसे काम की चीज़ है कि भाई सबसे पहले देख तो हम सब कुछ रहे हैं, बट ये तो समझ लें कि आखिर दहेज होता क्या है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि दहेज होता क्या है, तभी तो इस एक्ट को हम लगा सकते हैं किसी पर, ठीक है। तो ऐसी संपत्ति, ठीक है, या तो ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति
जो विवाह के समय, ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है, ठीक है, जो या तो विवाह के समय दी जा रही है या विवाह से पहले दे दी गई है या विवाह के बाद, तीनों कंडीशन है। भाई आपने विवाह से पहले ही दे दिया, ठीक है, विवाह जब जिस समय शादी हो रही है उस समय दिया, या शादी से बाद देने का वादा किया, किसी भी कंडीशन में आप कोई भी प्रॉपर्टी या मूल्यवान प्रतिभूति सामने वाले व्यक्ति को देते हो। और दे कौन रहा है आप, ठीक है, तो होगी स्थिति किस समय दे रहे हो और क्या दे रहे हो, ठीक है, ये तो है कि क्या दे रहे हो और किस टाइम दे रहे हो, अब है कि कौन दे रहा है। विवाह का एक पक्षकार किसको दे रहा है, दूसरे पक्षकार को दे रहा है, इनकी एक पार्टी दूसरी पार्टी को यहाँ पर क्या दे रही है, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दे रही है, ठीक है, विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद। विवाह के किसी भी, तो ए पॉइंट ने क्या कहा कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को, बी पॉइंट कहता है कि विवाह के किसी पक्षकार के, तो विवाह का देखिए इन दोनों में से कोई भी पार्टी हो सकती है, यहाँ पर किसी पक्षकार यूज हुआ है, ना तो यहाँ पर वर पक्ष इंक्लूड है ना ही वधु पक्ष, यानी कि दोनों को किसी पक्षकार में सम्मिलित कर लिया गया है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी पक्षकार के जो माता पिता हैं, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कि जिन पार्टियों का विवाह हो रहा है, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी अदर व्यक्ति हो सकता है, मामा अंकल फूफा, कोई भी देखिए हो सकता है, रिलेटिव्स में से कोई फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, विवाह के किसी भी पक्षकार को या अन्य व्यक्ति को जो विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दी गई है, समझ रहे हो, तो कोई भी पार्टी हो सकती है यहाँ पर, चाहे वो माता पिता हो सकते हैं वर वधु पक्ष के, या फिर उनका कोई संबंधी हो सकता है, वो किसको दे रहा है, विवाह जिन दो पार्टीज में हो रहा है उनके एक पक्षकार को दे रहा है या उन पक्षकार से रिलेटिव जो व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर सब सम्मिलित कर दिए भाई, माता पिता भी दे सकते हैं और अन्य व्यक्ति भी दे सकते हैं, किसको, विवाह के किसी भी पक्षकार को दिया सकता है, उनकी तरफ से किसी अदर पर्सन को दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से आप देते हो। मतलब डायरेक्टली क्या, कुछ लोग तो सीधा ऐसा सामान देते होंगे, आपने देखा होगा जी, फर्नीचर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बाइक दे दी, गाड़ी दे दी, ठीक है, वो डायरेक्टली आपको दिख रहा है भाई इतना सारा यहाँ पर जो है वो डॉरी यहाँ पर दे दी गई है मैरिज के अंदर। बट इनडायरेक्टली क्या है, कुछ लोग कह दीजिए हमको तो सिंपल कुछ नहीं चाहिए, हमको तो इतना चेक दे दो, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है भाई, अब वो चीज़ ऐसे इनडायरेक्टली रूप में उन्होंने वहाँ पर दे दी है। या दी जाने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, भाई एग्रीमेंट कर लिया पक्का, पता चला आप बाद में मुकर जाओ, ठीक है, एग्रीमेंट तो ऐसे करके बैठे कि जैसे बिल्कुल लीगल और कोर्ट में जाकर आप इसको पक्का प्रूफ सूट फाइल कर लोगे जी, देखो इन्होंने हमें जो है 10 लाख जो है कैश देने का एग्रीमेंट किया था विवाह के बाद और देखो दिया नहीं है, ठीक है, यही सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, दहेज कहलाती हैं। तो एक पक्षकार दूसरे को दे रहा है, तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 2 में यहाँ पर ये बात मेंशन नहीं की गई है कि वधु पक्ष ही वर पक्ष को दहेज देगा, यहाँ पर केवल पार्टी वर्ड इंक्लूड किया गया है, ठीक है, बट यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि दहेज में मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मतलब जो मेहर होता है, डॉवर होता है, मुस्लिम्स की मैरिज में जो वर पक्ष की तरफ से वधु को दिया जाता है, लड़की को दिया जाता है, उसको दहेज की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। बल्कि जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो मेहर है वो जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, जो विवाहित मुस्लिम महिलाएं होती हैं, उनको समाज में एक रेपुटेशन देने के लिए और विवाह की मजबूती के लिए उनको दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको दहेज की सीमा से बाहर रखा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका, मूल्यवान प्रतिभूति क्या होंगी, मतलब ऊपर हमने जो पढ़ा कोई संपत्ति दे रहा है, मूल्यवान प्रतिभूति दे रहा है, तो मूल्यवान प्रतिभूति में वही चीज़ें होंगी जो आईपीसी के सेक्शन 30 के अंदर, ठीक है, बट अब तो आईपीसी 30 नहीं है, अब क्या होगा, बीएनएस के सेक्शन 2 के, ठीक है, सब सेक्शन 31 के अंतर्गत जो वहाँ पर मूल्यवान प्रतिभूति चीज़ें इंक्लूड की गई जो किसी को राइट देती है। मतलब राइट कैसे, भाई तुम्हारे पापा के नाम ये मकान है, इस मकान के डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, वो क्या एक मूल्यवान प्रतिभूति है। ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, तो वो क्या कि राइट उनका उस पर एराइज कर रहे हैं, वो क्या है एक मूल्यवान प्रतिभूति की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट में हमने जाना कि संपूर्ण नाम क्या है, कब लागू हुआ, ठीक है, वो चीज़ें। 2 में हमने देखा कि आखिर दहेज होता क्या है, दहेज की परिभाषा सेक्शन 2 के अंतर्गत देखी। अब हम देखेंगे कि लेना और देना, यानी कि देने और लेने दोनों के लिए पेनल्टी की बात करता है भाई।
क्योंकि सेक्शन 2 में उन्होंने किसी स्पेसिफिक एक पक्ष को इंडिकेटेड नहीं किया, दोनों की बात कर दी भाई। या तो वर पक्ष वधु पक्ष को दे रहा है दहेज, या वधु पक्ष वर पक्ष को दे रहा है। भाई हम सिंपल नहीं खोल रहे कि वधु पक्ष ही वर पक्ष को देगा, ये हमारी सोसाइटी की कुप्रथा है, बट इस एक्ट में दोनों को इंक्लूड कर लिया। अब 3 कह रहा है कि भाई अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो तो पनिशमेंट तो सुन लो कितना मिलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी, यानी कि 1 जुलाई 1961 के बाद भी दहेज दे रहा है या दहेज ले रहा है या लेने देने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है कि भाई ले लो, भाई तुमने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जो है 50 लाख रुपए खर्च किया, उसको पढ़ाया लिखा, उसकी नौकरी लगाई, आपने 50 लाख रुपए खर्च किया है, अब अपने बेटे की फ्री में शादी कर रहे हो, क्यों क्या कर रहा है, उसको उकसाने वाली जो यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी, ठीक है, देना लेना है, देने लेने के लिए अबैट करना, ठीक है, ये सारी काम अगर आप करोगे तो कम से कम कितनी पनिशमेंट होगी, तो कम से कम 5 साल तक का कारावास दिया जाएगा। और फाइन कितना हो सकता है, 15,000 रुपये, यानी कि 5 साल तक का कारावास दिया जा सकता है, 15,000 रुपये फाइन लगाया जा सकता है। बट इतने से ही नहीं, तो दहेज की रकम के मूल्य तक इनमें से जो भी अधिक हो पनिशेबल किया जाएगा। भाई सजा तो है 5 वर्ष, बिल्कुल एज इट इज दृढ़ है अपनी जगह पर, ठीक है, बट फाइन और दहेज में आपने जितना दिया है उसमें जो भी ज़्यादा होगा, भाई अब आप समझ सकते हो कि शादी में 15,000 रुपये कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दहेज की रकम जितना होगा आपका, इसकी मैं कोई लिमिट दे के यहाँ पर नहीं आपको बता सकती, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी कितनी जो खर्चे हैं वो एक शादी के अंतर्गत किए जा सकते हैं। लोग के घर मकान ज़मीनें तक गिरवी यहाँ पर रखी जाती हैं, ये आप जानते हैं, अपनी सोसाइटी के इस कुप्रथा से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह अवगत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो ऐसी कंडीशन में 15,000 रुपये फाइन तो कहीं बनता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्टली क्या लगेगा कि दहेज की रकम के मूल्य तक, इनमें जो भी अधिक होगा उससे पनिशेबल किया जाएगा। लेकिन इसमें ये कह रहे कि 5 साल दे रखी है, बट अगर कंडीशंस कोर्ट को लगती है तो 5 साल से कम की सज़ा भी यहाँ पर कर सकता है। पर कोर्ट को यहाँ पर रीज़न बताना होगा कि आपने अगर इसको 1 साल 2 साल 3 साल, अगर 5 साल से कम की आपने सज़ा दी है तो क्यों दी है, आप इसका हमको रीज़न बता दीजिए ज़रा, ठीक है। बिना रीज़न के यहाँ कोई काम नहीं होता है, रीज़न बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये बताइए कि कुछ ऐसी चीज़ें हम, ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं जो दहेज की कैटेगरी में नहीं मानी जा सकती। जैसे पहले आपने क्या देखा, सेक्शन 2 के अंतर्गत जो मुस्लिम विवाह होते हैं, निकाह होते हैं, उनमें जो मेहर होता है वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके बाद क्या चीज़ें दहेज में नहीं आएंगी, विवाह के समय वर को दी जाने वाली भेंट, अगर उस कोई बिना मांग के दी गई है, ठीक है, वधु को दी जाने वाली भेंटें जो बिना किसी मांग के की गई हैं, परंतु ऐसी भेंट इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज की जाएंगी। क्योंकि बाद में आप एक शेड्यूल देखोगे, वहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई कि भाई आपको जो भी चीज़ें शादी में दी जाती हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि बट आप इन भेंटों की, आपको जो यहाँ पर भेंटें बिना मांगे दी जा रही हैं वो दहेज तो नहीं है, बट आपको दहेज के लिए जो सूची बनाई जाती है उसमें इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये है सेक्शन आपका 3 जो बात करता था कि दहेज लेने और देने दोनों ही कंडीशंस में पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, ठीक है। आइए बात करते हैं सेक्शन 4 की, जो केवल मांगने की बात करता है। भाई 3 में तो हमने ले रहे हो तो भी, दे रहे हो तो भी, दोनों कंडीशंस को इंक्लूड कर दिया, बट यहाँ पर सेक्शन 4 केवल बात करता है अगर आप मांग रहे हो तो, यदि कोई व्यक्ति वधु या वर के माता पिता से, या अब देखिए, बट यहाँ पर वर या वधु इंक्लूड कर दिया, दोनों पक्ष इंक्लूड कर दिए गए हैं, या अन्य किसी रिलेटिव से या किसी गार्जियन से, ठीक है, दहेज मांग रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से, तो वो पनिशेबल किया जाएगा। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का उसको कारावास दिया जाएगा और 10,000 रुपये उस पर फाइन लगा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फाइन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख चुके होंगे 2022 में जो कि यूपी जुडिशरी का एग्जाम आया था, यूपी PCSJ का, वहाँ पर काफ़ी कम संख्या में जो है नो माइनर एक्ट से क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इस बार भी अगर हमारा एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी ये लोग कम ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसा नहीं है। बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने की यहाँ पर आशंका रहती है वो आपका किस पोर्शन से ज़्यादा बनते हैं, जो कोई ऑफिसर वगैरह होते हैं, कोई मतलब जुर्माना फाइन होता है, कोई ड्यूरेशन होती है, तो वहाँ से। तो यहाँ पर सेक्शन 3 में जो आपको पनिशमेंट है, सेक्शन 4 में जो पनिशमेंट और फाइन है, ध्यान रखिएगा। तो दहेज मांगने वाली कंडीशन में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का हो सकता है और 10,000 रुपये फाइन किया जाएगा। और अगर कोर्ट देखिए 6 महीने से कम की भी सजा दे रही, क्योंकि मिनिमम 6 महीने कर दिया, आप उससे भी कम दे रहे हो, तो सिंपल सी बात है, फिर भी आपको यहाँ पर रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है।
क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आइए आज की इस वीडियो में हम एक लास्ट सेक्शन पर और बात कर लेते हैं, जो कि बात करता है विज्ञापन पर पाबंदी। यह जो सेक्शन है 1986 में जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, संशोधन वाले सेक्शंस भी पूछ लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कब जोड़ी गई। हम शुरुआत में जब हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तभी बता दिया था कि जो ये अधिनियम है इसमें 2 बार संशोधन है, 1984 में और 1986 में। तो 4A जो है किस अधिनियम के द्वारा, जो किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1986 में। इसमें सिंपल बात कह दी गई भी आप कोई भी विज्ञापन पर पाबंदी लगा दी गई है। आप मतलब अगर अपने लड़के या लड़की की शादी कराना चाहते हो, अपने विज्ञापन निकाल दीजिए, अगर कोई मेरे लड़की से शादी करेगा तो मैं उसको इतनी इतनी चीज़ें दूंगा, नहीं निकाल सकते, ठीक है। और अगर कोई अपने लड़के की शादी करना चाहता है, विज्ञापन निकालता है कि जी हम इतनी इतनी वहाँ पर मतलब प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर कोई हमारे बेटे से विवाह करेगा तो इतनी इतनी चीज़ें हम देंगे। इस प्रकार अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देकर नहीं खोल सकते। वैसे तो देखो मैरिज ब्यूरो वगैरह न्यूज़पेपर में सब जगह चीज़ें हैं, बट आप अपनी प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं कर सकते। वो तो लालच दे रहे हो आप दहेज का और संपत्ति का लोगों को, ठीक है। तो यदि कोई भी पर्सन अपने पुत्र या पुत्री या किसी भी रिलेटिव्स के विवाह के बदले में कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो धन के रूप में या कारोबार में कोई भी अदर इंटरेस्ट के रूप में ऑफर करता है और उसको किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में ऐसा विज्ञापन देता है, तो 6 महीने से लेकर 5 ईयर्स तक का उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा और 15,000 रुपये उस पर फाइन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर भी फाइन की बात कर दी गई है। सेक्शन 3 में आपने देखा था 15,000 रुपये फाइन था, और दहेज की कीमत अगर दोनों में से जो भी ज़्यादा है, सेक्शन 4 में जो दहेज मांगने की वाली बात थी उसमें जो आपको वो 10,000 रुपये फाइन था। और विज्ञापन पर पाबंदी वाले मैटर्स में भी 15,000, फिर भी विज्ञापन निकाले तो 15,000 रुपये जुर्माना और 6 से 5 साल तक का कारावास। और अगर 6 महीने से कम की सज़ा देते हो तो क्या किया जाएगा, ठीक है, रीज़न रिकॉर्ड करना होगा। सेक्शन 5 में सिंपल सी बात की गई भी आप दहेज लेने या देने का एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो अपने आप में वॉइड माना जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा सेक्शन कह रहा है। सेक्शन 5 कहते हैं दहेज प्रतिशत अधिनियम को, और इसके साथ ही साथ अगर इस प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एग्रीमेंट कर लिया कि बाद में दे देंगे, बट वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। तो आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की बाकी वीडियोस का लिंक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दहेज प्रतिशत अधिनियम का ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट लेकर बहुत जल्दी हम आप लोगों के सामने आएंगे।